नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर चुनावी माहौल गर्म है। वहीं पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी ने पूर्व सांसद कादिर राणा को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी ने कादिर राणा को अंगूठा छाप बता दिया है। बता दें कि पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा है, जो मीरापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। सैनी का कहना है कि ऐसे व्यक्ति या उनके परिवार को वोट देना समाज में अपराध को बढ़ावा देना जैसा है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। आगामी 20 नवंबर को मतदान होना है। इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत का बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के नामांकन के अवसर पर कांग्रेस नेता डॉक्टर रावत रुद्रप्रयाग पहुंचे थे और उन्होंने अगस्त्यमुनि में जनसभा को भी संबोधित किया था। इस दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ईडी का जमकर मजाक उड़ाया। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में सीबीआई तो जैनी प्रकरण में सबसे पहले सीबीआई जांच मेरी, और उत्तराखंड में किसी नेता की अगर जांच हो रही है ईडी की तो सबसे पहले हरक सिंह की। तो हरक सिंह कुछ है ना, अरे मैं एक सिपाही का लड़का, आज एक सिपाही के लड़के ने सारा हिंदुस्तान की सीबीआई और एक हिंदुस्तान की जो है ईडी सबसे बड़ी जांच है उसको हिला के रख दिया। मेरे निमंत्रण पर मेरे बारे में तो ईडी वाले जब आए तो मैंने कहा यार हुजूर देर कर दी तुमने आते आते, मैं तो 6 महीने से इंतजार कर रहा था। मैंने कहा यहाँ रखा मैंने सामान, मैंने सब रफा दफा कर दिया। तो कहले कहाँ रखा, मैंने ढूंढो तुम्हारा काम है ईडी वालों का। भाजपा करे धाकड़ धामी की बात करें, धाकड़ धामी के अलावा कुछ नहीं है। अरे चलो ऐसा रहा, वो मेरा छोटा भाई है। अब तुम लोगों से नहीं बोल रहा हूँ, रात 2-2 बजे तक मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता था। तो सच में मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। उनमें से एक सीट कुंदरकी विधानसभा भी है, जहां से बुधवार को भाजपा के प्रत्याशी ने बूथ अध्यक्ष कार्यक्रम में मंच से बयान दिया है कि पन्ना प्रमुख की डायरी ही ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का काम करेगी। उन्होंने कहा, विधानसभा जीतने के बाद किसी पुलिसकर्मी में साहस नहीं होगा कि मोटरसाइकिल रोक ले। अगर किसी चौराहे पर रोका तो ये डायरी दिखा देना। जिस समय वो ये बयान दे रहे थे उस समय मंच पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ अन्य बड़े नेता भी मौजूद थे। पीलीभीत के सिमरिया तालुके महाराजपुर की पूर्व प्रधान जासरा बेगम के पुत्र से हमारे संवाददाता ने विकास कार्यों को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आज हमारे साथ हैं सिमरिया तालुके महाराजपुर पूर्व प्रधान रही श्रीमती जासरा बेगम के बेटे नादर अली मंसूरी, और जानेंगे इनके कार्यकाल में क्या विकास कार्य हुए हैं। नादर जी, आपकी माता प्रधान रही जी, और क्या विकास कार्य किए गए थे? हमारी माता श्रीमती जासरा बेगम वर्ष 2015 से 20 तक ग्राम पंचायत सिमरिया तालुका महाराजपुर से प्रधान रही। सबसे पहले प्रथम जो कार्य किए हैं प्रधान बनने के बाद, इसके बस्ती है सूफी नगर और राजीव नगर, यहाँ पर बिजली की समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ के ग्रामीण जो हैं बिजली समस्या को लेकर कई बार अधिकारी को शिकायत भी की है, लेकिन अब उसमें क्या आगे कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से आप कार्य करें? बिजली को बड़ी समस्या आई है, जी बताइए। देखिए, सूफी नगर में हमने आपको बताया कि हमने सबसे पहले जो चुनाव जीतने के बाद काम किया है, तो सूफी नगर में बिजली लगाने का कार्य हम लोगों के प्रयास से हुआ, और राजीव नगर में जो विद्युतीकरण बिजली जो लगी है, और उसके बाद निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी हमारे माध्यम से और सरकार के हमारे प्रयास से सरकार के माध्यम से विद्युत कनेक्शन भी फ्री कर रहा है, निःशुल्क किए गए हैं। और बात रही है एक पंचायत, हमारी ग्राम पंचायत सिमरिया में मौजा लगता है स्नीम शेरी नगर के नाम से, तो वहाँ पर भी हमारा काफ़ी समय से प्रयास में है, और प्रयास करने के बाद बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से मिले और हमने उनको बताया कि इतनी आबादी है, और वार्तालाप होने के बाद उन्होंने वहाँ पर उस हसीन नगर का एस्टीमेट बना के भेज दिया गया है, और जल्द ही वहाँ पर बिजली का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मैं जानना चाहूँगा कि
चुनाव को लेकर हर बिरादरी का आपको वोट मिलता है, तो आप इसमें किस तरीके से मतभेद है, क्या है, एक समान लोगों को जो है क्या है? देखिए, हमारे साथ हम किसी के साथ मतभेद और या किसी जाति धर्म का भेद नहीं और आदत से हमारा नाता है। तो कहीं ना कहीं हम जब हमारा मम्मी का कार्यकाल रहा है तो मैंने उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करने का भी कार्य किया। और हमें याद है कि हमारे कार्यकाल के दौरान और अब तक 128 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आवास बनाए गए हैं और कई समथिंग 295 और 141 तो 395 के आसपास शौचालय बनाए गए थे। मैं जानना चाहूँगा, अब जो है तैयारियां आपकी जो है जोरों पर हैं और चुनाव जीतने के बाद जनता के साथ क्या जो है बीच में जाकर क्या विकास कार्य करेंगे आप? देखिए, हम जनता से अनुरोध करेंगे कि और अपील भी करेंगे सभी ग्राम पंचायत वासियों को कि काम करने वाले लोगों को मौका दें और मैं उनको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अगर उन्होंने हमें काम करने का मौका दिया तो मैं कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुँचने दूँगा। और जैसे हमारे काम करने का तरीका ये है, हमारी जो सोच है कि आने वाले समय में सारी चीज़ें डिजिटल, जिस तरह से हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का कहना भी है कि पंचायत को डिजिटल बनाया जाए। जैसे पंचायत घर है, वहाँ पर सारी सुविधाएं ग्रामवासियों को प्रोवाइड कराई जाए। जो भी जैसे CSC की सेवाएं हैं और जो आय जाति से संबंधित जो भी ग्रामवासियों में राशन कार्ड की समस्या होती है, आधार कार्ड की समस्या होती है, अगर कहीं ना कहीं जनता ने हमें मौका दिया और हम उनका आशीर्वाद रहा, उनका सहयोग रहा, उनका प्यार आशीर्वाद दिया, तो हम वो सारी चीज़ें पंचायत घर में स्थापित करने का काम करेंगे। एक टोल फ्री नंबर जारी कर किसी ग्रामवासी को कोई समस्या होगी दस्तावेज से जुड़ी, तो वो सारी चीज़ें पंचायत घर में और CCTV कैमरेज और कहीं CCTV कैमरेज, स्ट्रीट लाइट्स, गाँव में कच्ची सड़कें, नालियाँ, इस तरह का यही सब काम होगा। ग्रामीणों की तमाम समस्याएं हैं बिजली को लेकर बता रहे हैं। मैंने देखा है कि सूर्य लाइट वगैरह लगाकर वो अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन बिजली की व्यवस्था वहाँ काफी चौपट है और किसी तरीका का जो है वहाँ लगातार वो मांग भी कर रहे हैं, लेकिन बिजली में क्या सब आप कहाँ कदम उठाएंगे? देखिए, हम लगातार प्रयास करके हमने और हसनी हुसैनी नगर में वहाँ पे जो JE है बिजली विभाग के हमारे क्षेत्र के, तो उन्होंने एस्टीमेट बना के विभाग को भेज दिया गया है और उनका कहना है कि सरकार की एक योजना है महत्वाकांक्षी योजना, वो 3रे चरण में प्रस्तावित है और चालू होते ही सर्वप्रथम तार जो है हसनी हुसैनी नगर में बत्ती का तार सबसे पहले चालू करा दिया जाएगा। तो बादल देख रहे होंगे आप हमारे साथ तस्वीरों में जो है पूर्व प्रधान जासरा बेगम के पुत्र नाबर अली मंसूरी जो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे और इन्होंने साफ तौर पर कहना है कि यहाँ जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारा किया जाएगा और एक टोल फ्री नंबर जारी कर समस्या को समाधान किया जाएगा। और पूर्व प्रधान जासरा बेगम के पुत्र नाबर अली मंसूरी जो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे और इन्होंने साफ तौर पर कहना है कि यहाँ जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारा किया जाएगा और एक टोल फ्री नंबर जारी कर समस्या को समाधान किया जाएगा। और आज हमारे साथ है उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अब संपन्न होने की ओर है। आज विधि विधान के साथ सबसे पहले गंगोत्री के कपाट बंद हुए। इसके बाद रविवार को केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ मंदिर में कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केदारनाथ के कपाट भैया दूज पर रविवार सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ के मुताबिक केदारनाथ मंदिर को कपाट बंदी के लिए 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए केदारनाथ से हमारे संवाददाता योगेश शैली हमसे जुड़ गए हैं। योगेश, आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं पूरे विधि विधान के साथ और कल केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट बंद होने वाले हैं। आज आखिरी दिन था गंगोत्री धाम में दर्शन का। किस तरह का माहौल लोगों के बीच, भक्तों के बीच नजर आ रहा है? देखिए, लोगों में देखा जाता है अब आमतौर पे जो कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न किया जा रहा है और इनकी जो तिथियां थी वो तीर्थ पुरोहितों के द्वारा निर्धारित की गई और उन तिथियों के अनुसार शुभ मुहूर्त में ही कपाट बंद की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता
सुने हैं, लेकिन उससे पूर्व जो दीपावली का पर्व था उस पर केदारनाथ धाम को भव्य तरीके से सजाया गया था और कपाट बंद होने का जो प्रक्रिया है उसको लेकर के खास तौर पर फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया गया है और पूरे मंदिर परिसर को 10 क्विंटल से भी अधिक फूलों से सुसज्जित किया गया है। और इस मौके पर जो कपाट बंद होने की प्रक्रिया उस पर कई बड़े वीआईपी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। हाल ही में अभी 2 दिन पूर्व भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने दर्शन भी किए थे और उम्मीद जताई जा रही है कि कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है उस दौरान भी मुख्यमंत्री धामी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि खास बात यह है कि केदारनाथ जो क्षेत्र है यहाँ पर उपचुनाव भी होना है, क्योंकि यहाँ पर जो विधायक थी शैला रानी रावत उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये सीट खाली चल रही थी, तो यहाँ पर चुनावी माहौल भी है और ऐसे में चुनावी माहौल के साथ साथ जो कपाट बंद होने की प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं भारी उत्साह के साथ देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग भी यहाँ पर केदारनाथ धाम में दिखाई दे रहा है। फिलहाल केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया रहेगी सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट बंद होने की प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद कपाट बंद हो जाएंगे और यहाँ पर सेना के जवानों के सुपुर्द मंदिर परिसर को दिया जाएगा। इसके बाद जो तीर्थ पुरोहित हैं वो डोली लेकर के गौरीकुंड आएंगे और जहाँ पर अब जो पूजा होगी भगवान केदारनाथ जी की वो गौरीकुंड में संपन्न की जाएगी। फिलहाल 6 महीनों के लिए, तो 6 माह के लिए अब शीतकाल अवकाश पर बाबा केदार अपना चले जाएंगे कल और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ढोल नगाड़ों के साथ, यहाँ तक कि जो आर्मी का बैंड होता है वो भी यहाँ पर आता है और जो आर्मी के बैंड की धुन के साथ या वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही जो स्थानीय वाद्य यंत्र हैं ढोल और दमाओं की थाप में मंत्रोच्चारण के साथ कल विधि विधान के साथ कपाट बंद होने की प्रक्रिया कर दी जाएगी। इसके बाद जो तैयारियां हैं वो बद्रीनाथ धाम को लेकर के हैं, जहां पर सबसे आखिरी में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। जी योगेश, आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए हैं, तो अब गंगा मां कहां के लिए प्रस्थान करने वाली है और इस यात्रा में कितने दिन का समय लगने वाला है? देखिए, ये कपाट बंद होने की प्रक्रिया होगी, फिर मां गंगा की जो डोली है वो उत्तरकाशी के पास एक गांव है वहां पर विराजमान की जाती है, तो वहां पर फिलहाल वो पूजा की जाती है। लेकिन 6 माह के लिए केवल एक शीतकाल अवकाश पर जो है कहा जाता है कि देवतागण जो होते हैं वो 6 माह के शीत अवकाश पर होते हैं। वहां से उनकी जो डोली है जो प्रतिमा के रूप में उनको लाया जाता है, तो उत्तरकाशी के पास में ही एक गांव है जहां पर वो डोली विराजमान की जाती है। बाकी 6 माह जो पूजा की जाएगी गंगोत्री माँ की वो वहीं पर की जाएगी। इसके अलावा जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, बड़ी संख्या में आज कपाट बंद की प्रक्रिया में वहां पर पहुंचे हैं, वो आज दर्शनों के बाद वो सभी लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि 6 माह के लिए वहां पर जाना पूरे तरीके से वर्जित माना जाता है। और यही नहीं, वहां पर क्योंकि अब आर्मी की छावनी वहां पर बन जाएगी और अब जो दर्शन होंगे वो उत्तरकाशी के पास में होंगे। जी, अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, इस बार कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंच पाए दर्शन के लिए? देखिए, अगर बात करें ओवरऑल चारों धामों की, तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर आए हैं। इसके अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक जो है कई लाख, मतलब 50 लाख से अधिक लोग जो है दर्शन कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जो शुरुआती दौर था, कपाट खुलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी चारों धामों की, तो केदारनाथ धाम में तो मानो सैलाब उमड़ पड़ा था भक्तों का, और जिस तरीके से श्रद्धालु का सैलाब उमड़ा था उससे कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं थी, जिस तरीके से सरकार ने, प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं की थी, वो कहीं ना कहीं धराशायी भी नजर आई थी शुरुआती दौर में, क्योंकि लोगों को उतनी व्यवस्थाएं वहां पर नहीं मिल पाई, क्योंकि क्षमताएं केदारनाथ धाम हो, यमुनोत्री हो या गंगोत्री हो, वहां पर सीमित क्षमताएं हैं। और सीमित क्षमताओं के बाद जो श्रद्धालु थे इस बार इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच चुके थे कि उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल था। तो काफी मशक्कत यहाँ पर प्रशासन को लगी। करीब 2 महीने तक यात्रियों का वो सैलाब उत्तराखंड में उमड़ा था कि जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। तो कहा जा सकता है कि इस साल जो यात्रा रही सबसे बड़ी यात्रा अब तक की मानी गई है। और आने वाले समय में या आने वाले नेक्स्ट अगले साल की अगर हम बात करें तो ये लगता है कि
श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, उसको लेकर के फिलहाल प्रशासन भी अपने तैयारियों पर अभी से जुट गया है, क्योंकि दिक्कतें काफी आती हैं। बरसात जैसे ही शुरू हो जाता है तो उसमें रोड बंद हो जाती है, तो ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब उन जो दिक्कतें अभी आई हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए सरकार अभी से अलर्ट मोड पर है। और खास तौर पे जो कपाट बंद होने पे भी जो श्रद्धालु बड़ी भारी संख्या में देखे जा रहे हैं, पहले इतना श्रद्धालु नहीं आता था, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से श्रद्धालु की संख्या में असातीत वृद्धि यहाँ पर हुई है। और अब उसको देखते हुए प्रशासन पूरे तरीके से यहाँ पर तैयार है और लाखों की संख्या में आज भी यमुनोत्री धाम की बात करें या गंगोत्री धाम की बात करें या केदारनाथ की बात करें, तो आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस पावन मुहूर्त के या इस पावन उत्सव के साक्षी बनने के लिए, कपाट बंद होने के साक्षी बनने के लिए बड़ी भारी संख्या में अपने अपने धामों पर पहुंचे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इन तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि योगेश ने बताया कि इस साल भारी मात्रा में श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए पहुंचे। हालांकि बरसात के कारण कुछ समस्या श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ी, लेकिन अच्छी तरीके से श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और अब आज विधि विधान के साथ सबसे पहले गंगोत्री के कपाट बंद हुए। इसके बाद कल यानी कि रविवार को भैया दूज के मौके पर केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भी अगले 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर अगली खबर रुड़की से है, जहां पीर बाबा के पास करोड़ों की लागत से गंगनहर पर बन रहे निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज टूट गया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने भी सफाई देते हुए कहा, गंगनहर में पानी छोड़ने के बाद पुल को झटका लगने से पुल टूट गया है। आपको बता दें कि रुड़की में 2012 में नगर निगम के पास निर्माणाधीन पुल टूटने से 3 मजदूर गंगनहर में बह गए थे। वहीं अब इस ब्रिज के टूटने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विधायक का कहना है कि अधिकारियों को पुल ने निर्माण की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर कार्य करने के लिए कहा गया था। फिलहाल पुल का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। दिए गए हैं कि वो गुणवत्ता का ध्यान रखें और पुल मजबूत बनाएं। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में जब पुल का निर्माण होगा, जैसे पहले भी निर्माण हुए हैं, मजबूती से होगा, सुंदर पुल बनेगा, अच्छा पुल बनेगा और लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। 2012 में भी एक ऐसे पुल वो भी चर्चा में रहा और लोग अभी सीखे उसके जोड़ के देख रहे हैं क्या। लेकिन मैं आज की सरकार की बात कर रहा हूँ, जितने भी कार्य हो रहे हैं रुड़की में, मैं सोचता हूँ बहुत अच्छे हो रहे हैं, गुणवत्ता से हो रहे हैं और लोगों के लाभकारी सहायक हो रहे हैं। सुलानीपुर में सड़कें बनी हैं, अम्बतसर में सड़क बनी है, अभी नालों का निर्माण लगातार चल रहा है। दिल्ली रोड पे जो आज तक नाले नहीं बने, माजरा में, शेरपुर में नालों का निर्माण हो रहा है, जहाँ पानी भरने की समस्या आती थी। ये सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं और रुड़की को गड्ढा मुक्त किया गया है। जो हमारे मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि बरसात के बाद तुरंत जो है पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त किया जाए। रुड़की का आज गड्ढा मुक्त हो चुका है। 1 महीने के अंदर जो है सभी गड्ढे भर गए, सभी सड़कों का निर्माण हो गया है। तो इसके लिए बधाई देता हूँ अपने माननीय। खबर गाजीपुर से है, जहां एसपी कार्यालय से डीएम आर का अखौरी व एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने यातायात माह की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की। इस दौरान बाइक पर सवार होकर सीओ सिटी सुधाकर पांडे द्वारा रैली का नेतृत्व किया गया। सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों को रोकने के लिए सुगम सुरक्षित यातायात संचालन के लिए नवंबर महीने में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये रैली शहर के सिंचाई विभाग चौराहा, विकास भवन चौराहा होते हुए पुलिस लाइन में जाकर समाप्त हुई। साथ ही ये अभियान पूरे नवंबर माह तक चलेगा। 1 नवंबर से प्रति साल प्रतिवर्ष एक यातायात माह मनाया जाता है। यातायात माह का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें एवं उसके बारे में जानें। तो ये पूरा माह जो हमारा फोकस रहेगा वो अवेयरनेस पे रहेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग यातायात के नियमों के बारे में जाने, क्या चीजों का पालन करना है, क्या चीजें नहीं करनी है। उसके बारे में विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न स्थानों पर हमारे अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिसमें विभिन्न एनजीओज और मीडिया कर्मी हम लोग के साथ सम्मिलित होंगे, ताकि इस चीज का व्यापक प्रचार प्रसार आप लोग के माध्यम से हो सके। तो इसमें बीच बीच में हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव से विभिन्न एनजीओज के माध्यम से अन्य चीजें भी इसमें की जाएंगी। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक इसमें करें जो लोग ट्रैफिक नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं। उसके साथ साथ अवेयरनेस, दोनों चीजें हम लोग की रहेंगी, मतलब इम्प्लीमेंटेशन और उसके साथ साथ अवेयरनेस, दोनों चीजें हमारे।
खबर फर्रुखाबाद से है, जहां दिवाली के मौके पर सर्राफा दुकान की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। दीपक की लौ से पर्दे में आग लगी और तेज लपटें निकलने लगी, जिससे बाजार में भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद लाइनमैन पप्पू सीढ़ी लगाकर दूसरी मंजिल पर पहुंचा और खिड़की के शीशे तोड़कर बिजली की सप्लाई काट दी। वहीं आग लगते ही हादसे की आशंका में घर के अंदर रखे 3 सिलेंडर को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। खबर गाजीपुर से है, जहां पटाखा जलाने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों का गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मामला दुल्हपुर थाना क्षेत्र के ओडराई गांव का बताया जा रहा है। मुझे कल शाम को सूचना मिली थी 6:30-7 बजे के लगभग, थाना दुल्हपुर के ओडराई ग्राम सभा के कोठा मौजा में एक ही परिवार है, पटदार एक ही हैं, तो पटाखे जलाने को लेकर कि मेरे दरवाजे पे क्यों जला रहे हो, इसी में विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्ष चोटिल हुए, जिसमें एक व्यक्ति ज़्यादा गंभीर रूप से चोटिल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाते समय इनकी मृत्यु हो गई। क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है वादी की तहरीर पे, और इसकी जांच कर रहे हैं। वहाँ CCTV फुटेज वगैरह भी देखी जा रही है, और जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शाम कंपनी बाग के सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बाइक सवार दंपति को रौंदा। इस हादसे में महिला की कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद फायर ब्रिगेड गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड का ड्राइवर नशे में धुत था, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में यातायात माह नवंबर का शुभारंभ हो गया है। शासन के निर्देशानुसार नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है। घंटाघर से यातायात रैली को हरी झंडी दिखाकर यातायात माह नवंबर का शुभारंभ किया गया है। यातायात माह की शुरुआत में जो है अभी सभी जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के जो भी लोकल पब्लिक है, उन सभी लोगों से जो है विस्तृत रूप से कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया गया, और यातायात नियमों का पालन कैसे करना है ये पूरा डिटेल में जो है लोगों को बताया गया है। साथ ही लोगों से आग्रह किया गया है कि सबकी जान की सुरक्षा जो है वो इसी बात में है जब हम अपने यातायात नियमों का पालन जो है वो करें। ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट जो है वो लगा करके चलें, सीट बेल्ट जो है वो पहन करके चलें, किसी भी तरीके से नशा करके गाड़ी जो है वो ना चलाएं, और ओवर स्पीडिंग जो है वो ना करें। और इसको लेकर के व्यापक रूप से जो हमारी यहाँ पे यातायात की टीम है उसके द्वारा जो है उसको हमने बताया भी है, और उसको इन्फोर्समेंट जो है वो भी हम लोग व्यापक स्तर से करवाएंगे। जागरूकता के साथ साथ इन्फोर्समेंट भी करेंगे, ताकि लोगों की जान की सुरक्षा भी हो सके, साथ ही यातायात के नियमों का हम लोग। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।